नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रश्क गौर। मध्य प्रदेश में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, यानी अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता में काबिज बीजेपी तकरीबन 1.5 साल पहले ही चुनावी मोड में आ गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए मोर्चा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमित शाह ने संभाला है और उन्होंने भोपाल से इसका बाकायदा शंखनाद भी कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को शाह ने राजधानी का दौरा कर कई कार्यक्रमों में शिरकत की है, लेकिन सबकी नजरें जम्बूरी मैदान पर ज्यादा टिकी रही हैं, जहां शाह ने आदिवासियों को बड़ी सौगात देते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले उन्हें साधने की पुरजोर कोशिश की है। यानी कि बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह ये बात बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए आदिवासियों का साथ बेहद जरूरी है। जो साल 2018 में बीजेपी की जगह कांग्रेस को मिला और उसने सरकार भी बना ली, वहीं अब साल 2023 में एक बार फिर से ऐसा कुछ न हो, इसके लिए शाह खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। खैर, इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी, वहीं शाह के भोपाल दौरे के दौरान कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली ने जनता को कितना आकर्षित किया है। जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर होगी। आज के मुद्दे शाह का शंखनाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की बात करें तो वो शाह की भोपाल यात्रा को सीधे बीजेपी की मिशन 2023 से जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2018 की तरह कमल एक बार फिर न मुरझाए, इसके लिए खुद शाह मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने इस वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश की है, जिसकी वजह से बीजेपी को 2018 में झटका लगा था। खैर, शाह का भोपाल दौरा कितना खास रहा, क्या बड़े ऐलान हुए और ये आदिवासियों पर कितना असर डालेंगे, वहीं इस वर्ग को लेकर कांग्रेस जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है वो कितनी कारगर है, इसे लेकर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। भोपाल में शाह का मेगा शो। आदिवासियों को बड़ी सौगात। मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मिला गुरु मंत्र। भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें गरीब कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य। बड़ा सवाल, मिशन 2023 में बीजेपी की राह होगी आसान। मध्य प्रदेश में चुनावी जंग अगले साल होनी है, लेकिन बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को शाह का भोपाल में मेगा शो रहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले सीएपीटी में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शिरकत की, फिर सीएम हाउस जाकर लंच किया और उसके बाद उन्होंने राजधानी के जम्बूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में शिरकत करते हुए आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। सूबे के 827 वन ग्राम राजस्व ग्राम में बदल दिए गए हैं। शाह के मुताबिक ये जनजातियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का फैसला है। जो सालों से वन ग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था, आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सौगात देते हुए शाह ने आदिवासियों के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की। साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि मोदी सरकार आदिवासी समुदाय के ऊपर 78,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और केंद्रीय मंत्रालय में आदिवासियों की योजना के लिए कांग्रेस सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। मोदी जी आज 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 78,000 करोड़ रुपया
आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम किए हैं। शाह की मौजूदगी में प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। राज्य में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए पहले 250 रुपए प्रति 100 गड्डी दिए जाते थे, लेकिन अब 300 रुपए प्रति 100 गड्डी दिए जाएंगे। जमुरी मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह के साथ ही अन्य मंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग मौजूद रहे। जमुरी मैदान में कार्यक्रम के बाद शाह ने बीजेपी दफ्तर में जाकर मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को टिप्स भी दिए। इतना ही नहीं, भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। एक और भोपाल में जहां शाह का मेगा रोड शो देखने को मिला, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने महंगाई हटाओ महारैली करते हुए जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 2023 में जनता कांग्रेस का झंडा बुलंद करेगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का फिलहाल एक ही मिशन है और वो है 2023। शाह ने अपने भोपाल दौरे से आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि एमपी में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है। 43 समूहों में विभाजित आदिवासी वर्ग राज्य की 230 में से 87 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालते हैं। इनमें 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में आदिवासियों के प्रभाव वाली 87 में से महज 34 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली थी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि अब आदिवासी वोट बैंक को हासिल करने के लिए बीजेपी अभी से मैदान में उतर गई है। खैर, आदिवासियों को लेकर शाह की रणनीति कितनी रंग लाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री के भोपाल दौरे से बीजेपी संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। शाह का शंखनाद। आज के इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। बीजेपी नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है। आदिवासी नेता बलबीर सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर सिंह तोमर जी आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी दुबे जी बहुत स्वागत है। तो सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है कि पिछले 7 महीने में अमित शाह का ये दूसरा दौरा मध्य प्रदेश का बताया जाता है, तो क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर ये पूरी बेचैनी है? देखिए, ऐसा नहीं है मैडम। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में अब प्रधानमंत्री जी भी आए थे पहले और सभी केंद्रीय मंत्री आते ही रहते हैं। अभी हमारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा हमने मनाया, अब विशेष जनसंपर्क अभियान मनाया जा रहा है। तो आप देखिए, सारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग हमारे जहां जहां जाते हैं जनता से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम एक सतत प्रक्रिया को लेकर के ये चलती रहती है, क्योंकि राजनीति को हम सेवा का माध्यम समझते हैं। और आप भी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि अगर हमें राजनीति के माध्यम से सेवा करनी है, सत्ता, और जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बना पाएंगे तो हम नीतियां नहीं बना पाएंगे, हम जनता का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक दिन का नहीं है, हमेशा का है। जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, उससे लेकर के, शुरुआत से लेकर बिगनिंग से यही संकल्प रहा है कि हम किस तरीके से जनता की सेवा करें। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां 2 सीटों से थी और आज 300 से ज्यादा सीटें हमारे अकेले दम से आती हैं। और भारत, पूरे संपूर्ण भारत के अंदर हिंदी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र ही नहीं, हम जैसे दूसरे जो भाषाई क्षेत्र हैं, लद्दाख हुआ या कर्नाटक हुआ, दक्षिण भारत भी है और आसाम, त्रिपुरा है, ऐसे सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को जनता 28 राज्य, हाँ, ज्यादातर 28 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य ही हैं। अच्छी बात है कि बीजेपी हमेशा ही मतलब जनता की सेवा में लगी रहती है। जब सबसे ज्यादा तादाद में आप ही के प्रदेश हैं, बीजेपी शासित है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और जब आप जनता की सेवा कर ही रहे हैं तो पेट्रोल डीजल भी थोड़ा बहुत कम कर दीजिए सर। जी हाँ, देखिए, यह चुनौती है और हम भारतीय जनता पार्टी इस महंगाई को चुनौती के तौर पर लेती है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, सारी चीजों के ऊपर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संकल्पित हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों का वैट भी कम किया, केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम की। तो ऐसा मुझे लगता है कि
अगर जो इन्फ्लेशन के ऊपर आप देखिए, अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर की मंथ एंड पर। उन्होंने फिस्कल भी बताया कि हमारे यहाँ का फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी जो चल रहा है, इन्फ्लेशन की जो रेट है वो है आपका, इन्फ्लेशन जो 6.95% के करीब है। तो आप देखिए अभी भी जब टर्की जैसे देश में 60% से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, 60%। अमेरिका में 40 साल के बाद ऐसी महंगाई बढ़ी है, वहां पर भी 8% से ज्यादा हो गया। 1982 में कभी अमेरिका में इतनी महंगाई हुआ करती थी। लगता है तो इसी प्रकार से आप श्रीलंका के देखिए। हम अन्य देशों का क्यों उसके संदर्भ में बात करें, हम अपने देश के संदर्भ में बात करें जो हमारे हाथ में है, हम उन चीजों को लेकर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अमित जी आपके पास दीजिए तो मैं आपको मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स हम देख रहे हैं कि वो तमाम टॉप लीडर्स तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कवायदें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, तो कब उतरेगी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, वो कब दौरों पे रहेगी, या फिर वो अभी तक वही चल रहा है जो 5 राज्यों में आपके चुनावी नतीजे आए हैं उसी पे ही मंथन चल रहा है, जिसकी वजह से टॉप लीडर को वक्त नहीं मिल रहा है कि नहीं अब चुनावी मोड में आ जाए? देखिए गौरी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और उसका उत्तर आज ही सार्थक होता है। एक तरफ एक इवेंट कंपनी के माध्यम से, जिसके इवेंट में आदिवासियों को गुमराह कर कर भोपाल लाया जाता है और अमित शाह जी भोपाल पधारते, जिसमें 15 करोड़ रुपए से कहीं ऊपर जाकर उनके आओ भगत स्वागत में खर्च किए गए और स्वागत के बाद एक इवेंट कंपनी से बढ़िया सुंदर मंच बनाया गया, कैसे शिवराज सिंह की सरकार उनको और खुश कर सके, इसमें पूरी सरकार लग गई। देखने में एक बात आप देखिएगा कि लगातार जितने स्वागत द्वार बने थे, मात्र एक स्वागत द्वार आदिवासियों का था, बाकी सब जितने स्वागत द्वार थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के थे, आदिवासियों के नहीं थे। दूसरी तरफ मेरी देखिए, दूसरी तरफ एक तरफ धनबल, बाहुबल, प्रशासन और तमाम इवेंट कंपनी लगी थी, दूसरी तरफ आज आदिवासियों में रतलाम के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वहां थे। वहां कोई उनकी सभा में 15 करोड़ खर्च नहीं किए गए, वहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बसों से कमलनाथ जी की सभा में लोगों को नहीं बुलवाया गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन जमीन पर काम कर रहा है। और रही बात कमलनाथ जी की और वरिष्ठ नेताओं की, कमलनाथ जी एक देश के बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, अरुण यादव, तमाम पूरी कांग्रेस के लोग, अभी हाल ही में आपकी मीडिया में लगातार चल रहा, मीटिंग भी हुई, सभाएं हुई, लगातार सब लोग जा रहे हैं। और आज कमलनाथ जी कुछ नेता हमारे इंदौर गए और आज कमलनाथ जी रतलाम पहुंचे, कार्यक्रम करा आदिवासियों के क्षेत्र में। मेरा ये कहना, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रही हूँ, ठीक है। कमलनाथ तो पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ है, उनके दौरे तो सामान्य सी बात है, उनको तो दौरे करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैं दोबारा से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आए। लेकिन बात यहाँ पे टॉप लीडरशिप है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूमती है और कांग्रेस के इर्द गिर्द नेहरू गांधी परिवार घूमता है। भाई प्रियंका गांधी बाद राहुल गांधी आखिर क्यों मध्य प्रदेश के दौरे पर नहीं है, हमेशा क्यों लास्ट मोमेंट पे आते हैं चुनावी कमान को संभालने के लिए? तब तक जो रायता फैल चुका होता है उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। सर देखिए गौरी जी, एक कार्यकर्ता के सामूहिक के तौर पर किया गया स्वागत और इवेंट कंपनी के तौर पर किए गए स्वागत में सत्ता और विपक्ष में अंतर होता है। गौरी जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं जब समय आएगा तो निश्चित तौर पे लोगों ने, पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे, प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दे रही। आज यूपी में हारने के बाद भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिखाई दिए। आज कहीं घटना और दुर्घटना होती है, वहां लोगों के साथ खड़े होने का काम भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ लीडरशिप करती है। यहां भी जब समय आएगा, अभी तमाम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और तमाम मध्य प्रदेश के बड़े लीडर हैं। अभी मुकुल वासनिक जी हमारे यहां 5 दिन पहले दौरे पर आए थे, उससे पहले एआईसीसी सेक्रेटरी हमारे यहां दौरे पर आए थे, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे यहां दौरे पर आई थी। पूरी पार्टी अपनी नियत और नीति के साथ, कार्यकर्ताओं के एकजुट के साथ 2023 के मिशन में लगी है और समय आएगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आएंगी, ये प्रदेश भी देखेगा और निश्चित तौर पे जो चौथा स्तंभ मीडिया है वो भी दिखाई देगा। G23 में कुछ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? देखिए G23 के खिलाफ तो जितने
बातें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित और प्रचलित की थी, आज देखिए गुलाम नबी आजाद जी ने क्या करा, आज देखिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या करा। कहां है G23? एक कांग्रेस का हिस्सा है। निश्चित तौर पे बड़े लीडरशिपों की जो बड़ी लीडरशिप की जो लोगों की भावनाएं थी, उन भावनाओं को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने सुना और निश्चित तौर पे वो जो कहेंगे उनके अनुभव के आधार पर कांग्रेस उस दिशा में काम कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो दिशा जिस तरह से सोनिया गांधी ने सुना है और वो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका कितना पालन होता है वो भी हम आने वाले समय में देख लेंगे। उसका पालन यही है कि मध्य प्रदेश में 18 महीने पहले आज दूसरा दौरा अमित शाह जी का लग गया। लेकिन भाई सरकार तो आपकी चली गई थी ना। सरकार चली गई थी 2018 में। अमित शाह 2 साल पहले भी आए थे। अपनी तैयारी में है ना गौरी जी। अमित शाह जी देखिए, अमित शाह जी की तैयारी हमारे लिए तो गौरी जी अमित शाह जी शुभ है। और 2018 के चुनाव में अध्यक्ष के तौर पर भी आए थे अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ भी गए थे, राजस्थान भी गए थे, परिणाम आपके सामने था। अच्छा, और फिर उसके बाद विभीषणों ने सरकार गिरा दी, धन बल, पुलिस बल, बाहुबल के आधार पर। तो इसमें तो कोई किसी की शंका है नहीं। मैं आ रही हूँ, मैं सतीन जी आपके पास भी आ रही हूँ। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेता बलबीर जी भी हैं। बलबीर जी, राजनीतिक पार्टियां दावे खूब करती हैं, वादे खूब करती हैं, क्या वाकई में ये भला करती हैं आदिवासियों का? जिस तरह से नाम बदल दिए जाते हैं, काम बदलते हैं, कुछ परिवर्तन होता है? कुछ भी नहीं, केवल चुनाव जैसे नजदीक आता है, चुनाव नजदीक आते देख जब उनको लगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 90% उनकी तरफ से जो आदिवासी समुदाय है पूरी तरह से अलग हो चुका है उनसे, तो इनको पूरी ताकत ये लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर। अभी जैसे आपने अभी देखा भोपाल में कमलापति रानी स्टेशन का नाम रख दिया, इससे क्या आदिवासी का पेट भरने वाला है? आज ये बताइए, जिसकी जमीन उसकी खनिज, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 जुलाई 1997 को आदेश कर दिया था, लेकिन किसी सरकार ने आज तक आदिवासियों के लिए कुछ किया? अगर आदिवासियों के हित की ही बात करना है तो जो जमीन में आदिवासी बैठा है, जो बड़ी मुश्किल से जाके मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आज ऐसी महंगाई में वो बेचारा आदिवासी पूरी तरह से टूट रहा है, वहां कोई नहीं देखता है जाके। और जब चुनाव नजदीक आता है तो आदिवासी याद आने लगता है। लेकिन आप लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं? नहीं, भ्रमित नहीं होते हैं, कोई भ्रमित नहीं होता है। हाँ। ऐसे मैंने सरकार से बोला कि 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट जो है कानून पारित हुआ, हाँ। लागू हो गया, लेकिन वो अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। जैसे आपके उमरिया जिला है, उमरिया जिला की मानपुर, बांधवगढ़ ऐसे जो तहसीलें हैं, विधानसभा है, तो उनमें पेशा एक्ट लगना चाहिए। वहां पर केवल खनिज के लिए, क्योंकि वहां पर कोयला है, वहां पर गैस है, वहां पर और भी खनिज संपदा बहुत सारी है, तो उसको केवल चोरी करने के लिए वहां पर पेशा कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका तो जवाब अब सत्येंद्र जी से ही लेंगे कि आखिर क्यों पैसा कानून का वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि क्योंकि 18 महीने का वक्त महज विधानसभा चुनाव के लिए बचा हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में है, इसलिए ताबड़तोड़ मतलब 7 महीने में अमित शाह का ये दूसरा दौरा। उसके पहले अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को आए हुए थे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया 14 तारीख को और ऐलान हो गया 15 तारीख को, तमाम तरह की चीजें। क्या वाकई में आदिवासियों का साथ, उनका विकास हो रहा है, साथ दिया जा रहा है, या सिर्फ लफ्फाजी राजनीति? देखिए, इसमें एक राजनीतिक गुणाभाग ज्यादा है, क्योंकि आदिवासियों के प्रति कोई भी सरकार यदि चिंतित हुई होती तो इतने बड़े ये सारे जो अनुष्ठान जो अभी किए जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं होती। ये आदिवासी पहले ही मजबूत हो चुके होते, उनको जल जंगल जमीन, उनके जो अधिकार हैं, उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, वो उनकी हल हो गई होती। तो चुनाव चूंकि अब करीब है और इस बार चुनाव की जो चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए वो पिछले चुनाव से ज्यादा कठिन होंगी, क्योंकि बीजेपी के साथ एक मुश्किल होगी चुनाव में, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम करेगा। तो उस सब चीजों को रोकने के लिए या उस चीजों को कम करने के लिए बीजेपी अभी से इस चुनाव के मैकेनिज्म में जुटी है। अगर इस बहाने किसी वर्ग का कल्याण हो रहा है और वास्तव में हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसे सिर्फ एक गिमिक के तौर पर यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो चीज थोड़ा सा छलावा सिद्ध हो जाती है और उसके नतीजे बाद में मिलते हैं। तो आज जो कुछ घोषणाएं की गई हैं आदिवासियों के लिए वो ठीक है, उनका असर सामने बहुत समय में आएगा, लेकिन कुछ महीने पहले भी अमित शाह जबलपुर आए थे, वहां भी कुछ बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, कुछ को इम्प्लीमेंट किया भी गया है। तो
आदिवासियों का जो समर्थन पाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये पिछले चुनाव के नतीजों से साफ है कि वो वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ था। बेसिकली वो जो वोट है वो कांग्रेस का ही ट्रेडिशनल वोटर है, आदिवासी पिछले समय में लगातार हुआ है। लेकिन ये जो वोट है 2008-9 में 2003 में ये वोट कांग्रेस से दूर गया था। उसके बाद थोड़ा सा पास आया था 2012-13 के चुनाव में, लेकिन जो फाइनली जो 2018 में कांग्रेस ने उसको गेन किया वापस, उसकी वजह से पूरा ये सब चीजें पलटी हैं। तो अगर बीजेपी इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है तो उसकी कोशिशों में कितनी सादगी है या कितनी गंभीरता है, ये हम कोई भी आदमी राजधानी से बैठने की बजाय जो आदिवासी है वो ही सही समझेगा। तो इसका नतीजा जो है वो चुनाव में ही निकलेगा। लेकिन जहां तक अमित शाह की सक्रियता का सवाल है या बीजेपी की लीडरशिप कांग्रेस मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान दे रही है, तो इसका सीधा वजह यह है कि बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ा ये चुनाव होगा, और ये जब चुनाव होंगे उसके तत्काल बाद ही लगभग लोकसभा का चुनाव होगा। तो वो उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। सचिन जी, क्यों नहीं मान लेते हैं आप कि भाई चुनावी मोड में बीजेपी उतर चुकी है? ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास किया जाता है और आदिवासियों के हित में लगातार सरकार काम करती आई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपको नहीं लगता है कि 7 महीने में अमित शाह का दूसरा दौरा, प्रधानमंत्री मोदी भी पहले आए थे, स्टेट लीडरशिप से ज्यादा यहाँ पे सेंट्रल की लीडरशिप का फोकस ज्यादा हमें दिख रहा है, वो ज्यादा एक्शन में हमें नजर आ रही है, ऐसा क्यों? और जो सौगातें हमने जबलपुर में भी देखी, जो आपने जबलपुर में दे दी, फिर आपने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का भी नाम आपने बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, बहुत अच्छी चीज है। तमाम तरह की चीजें, कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद 5 लाख गैस कनेक्शन दे दिया है, फिर अभी जिस तरह से नई नई सौगातें दे दी, ये सब उसी मोड पे क्यों होता है? जब हम चुनावी मोड पे आ जाते हैं, उसके अगर ये तमाम चीजें करनी ही थी तो ये शिवराज सिंह चौहान का ये चौथा कार्यकाल है, चौथी मर्तबा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली मर्तबा बने थे तभी कर देना चाहिए था, बड़ी सौगातें तभी दे देनी चाहिए थी। देखिए गौरी जी, ये सब हम देते आ रहे हैं तभी तो आज इतना नंबर आया। मैं आपको बता दूं कि ये वही कांग्रेस है जो आजादी के बाद से लेकर के हमेशा हमारे जनजाति वर्ग के साथ छलावा करती रही, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी करती रही, अगड़ों और पिछड़ों के साथ, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के साथ भी हमेशा इन्होंने छलावा किया। आप देखिए, अगर आज जनजाति वर्ग के बारे में बात हो रही है तो मैं बता दूं, हमारे जनजाति बंधुओं के लिए 2003 में जो बजट हुआ करता था उनके कल्याण के लिए मात्र 600 करोड़ के आसपास का बजट हुआ करता था, और जिसको कि 2022-23 में 26,941 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। और जो केंद्र का जो बजट है, आप देखिए केंद्र का बजट में 78,000 करोड़ रुपए, आज मात्र 6 साल में, 5-6 साल हमारी सरकार हुई, 7 साल, लेकिन आप देखिए 2014 का जो बजट था उसमें 21,000 करोड़ रुपए देश के जनजाति बंधुओं को। तो आप खर्च कितना उसमें प्रावधान किया गया ये मैटर नहीं करता, लेकिन मिल कितना रहा है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं बता दूं, लाभार्थी को मिल रहा इसका एक उदाहरण दे दूं। तोमर जी आप ही जवाब दीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे 78,000 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़ और 500 करोड़ तमाम तरह के करोड़ों की बातचीत हो रही है। आ रही हूँ सत्येंद्र जी, एक रिएक्शन में यहाँ पे सत्येंद्र जी यहाँ पे ले लेती हूँ मैं बलवीर जी से। बलवीर जी बताइए, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हमेशा बजट में प्रावधान हुए, उनको बढ़ाया गया है, इतना करोड़ खर्च किया जा रहा है, इतना अरब खर्च किया जा रहा है, मिल कितना रहा है, आपके पास कितना पहुंच रहा है, योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, किसके करीब आप सबसे ज्यादा आप पा रहे हैं कि कांग्रेस आपकी हितैषी है या बीजेपी आपकी हितैषी है? हमारे लिए कोई हितैषी नहीं है। गरीब जो आदिवासी है, जो आज देश को आजाद हुए करीबन आज तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, जैसे ही चुनाव आता है तो इनको आदिवासी याद आता है, बाकी 4 सालों तो इनको आदिवासी याद नहीं आता है। जो ये योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं का जो पैसा ये बोलते हैं कि हमने कागजों में आज इतने हजार करोड़, हमने इतने हजार करोड़ कर दिया, लेकिन वो पैसा धरातल में उन आदिवासियों के पास नहीं पहुंच पा रहा। अगर वही पैसा, आपसे खुद मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, अगर वो पैसा निष्ठा, विश्वास, ईमानदारी के साथ अगर आदिवासियों तक पहुंचता तो आज आदिवासियों की हालत होती कि गांव से पलायन करके शहरों में 200 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। आप अभी मैं उमरिया गया तो उमरिया में जो कोल माइंस है उसमें 200 रुपए में हजारों आदिवासी उसमें 200 रुपए में नौकरी करे, प्रतिदिन 200 रुपए उनको मिलता है, वहां पे वो नौकरी करने के लिए मजबूर, अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर है। अगर आप लोगों ने शुरुआत कर दी होती तो बीजेपी को ये मौके नहीं मिलते जो आपकी बनी बनाई जमीन को खिसका लेते। अगर आप लोग जो योजनाएं संचालित की गई थी उन योजनाओं का प्रोमिनेंट तरीके से अगर पालन हो जाता, सबका साथ और सबका विकास कर लिया जाता, तो शायद स्थिति आज ये नहीं होती। आप लोग खुद दे देते हैं मौका बीजेपी को भी। गौरी जी,
देखिए, मैं तो अभी कांग्रेस की भी आलोचना मेरे विद्वान साथी आदिवासी नेता कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की भी, और ठीक बात है, उनका दर्द होना भी चाहिए। मैं किसी राजनीतिक पटेछेप पे दिशाहीन नहीं करना चाहता, लेकिन जिस 97 की बात कर रहे हैं, जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, आज मेरे मित्र, मेरे विद्वान साथी ये जानते होंगे उस एक्ट को लाया कौन था, और जिस एक्ट के अमेंडमेंट में बात कर रहे हैं, एक आदिवासियों की अगर उसकी बात कर रहे हैं, तो आज नरसिंह राव के जमाने से लेकर और मनमोहन सिंह के जमाने पर जहां पर यह कहा जाता था कि एक्ट की तो बात छोड़ दीजिए, आदिवासियों के हित में एक लाइन भी नहीं कहीं किसी में होती, लेकिन वो मनमोहन सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि यह हर राज्यों में अमेंडमेंट आए और उनके मूल अधिकारों पर कानून बनना चाहिए। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये इतिहास कह रहा है जिसमें कानून बनकर सामने आया है। आज बात अगर करते, मेरे विद्वान साथी भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी बता रहे थे कि 60,000 करोड़ रुपए, मैं बता रहा हूं कि अभी तक इनके आंकड़ों पे 47 करोड़ 55,353,528 रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी ये साल भर हो गया, पिछले साल और करीब 1,800 करोड़ रुपए आदिवासियों के लिए लैप्स हो गया सरकार के द्वारा। 2007 में 3400 करोड़ लैप्स हुआ, 2011 से लेकर 13 तक करीब 1200 करोड़ रुपए लैप्स हुआ। आज अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों के ट्राइबल क्षेत्र में जो काम करने के बजट है, वो लगातार आप देखेंगे कि वो बजट जो सरकार अनुमानित रखती है वो तक भी खर्च नहीं होते। मैं कहना चाहता हूं सीधी सी बात मेरे साथी, 15 वर्षों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर दोबारा वही शिवराज सिंह चौहान जी आज आदिवासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पर जो करोड़ों लाखों लोगों को इकट्ठा करा गया था सिर्फ मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करने के लिए, आज उसके 6 महीने बाद भी क्या आदिवासियों को उनका अधिकार मिला? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो खुद मुख्यमंत्री के नाम से चलती है, मात्र अभी 345 लोगों को उसका लाभ मिला है, 10,000 आवेदन पेंडिंग पड़े। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये विधानसभा का पटल कह रहा है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना जो 50,000 रुपए एक व्यक्ति को 18 से 55 वर्ष की आयु में एपीएल लोगों को, बीपीएल लोगों को दिया जाता है, आज भी 11,753 आवेदन पेंडिंग पड़े। मुख्यमंत्री स्वराज योजना, ये योजनाएं सिर्फ कागज में चल रही हैं, ये बात करेंगे फिर लेके जब बैकफुट पर खड़े होते हैं तो इन्हें दिग्विजय सिंह जी याद आते हैं। 15 महीने की सरकार खुद चलाते हैं, 15 वर्षों में मलाई खुद काटते हैं और पे खरीद फोर्स के कांग्रेस की सरकार को गिरा देते हैं। फिर मेरे आदिवासी साथी जो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि मेरी गोली जी में समाप्त करूंगा, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इनका दर्द जायज है। मैंने कहा कि मैं किसी दिशा को बदलने के लिए यहां नहीं बैठा, उनका दर्द बिल्कुल वाइज है, लेकिन अगर ये बात करें कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने क्या करा, जिसको आज हजारों लोगों, लाखों लोगों के सामने जो करोड़ों रुपए खर्च कर घोषणा करी, वो कमलनाथ की सरकार ने 250 से तेंदुपत्ते की गड्डी को 300 रुपए पहले ही कर दिया था। आज उन्होंने, अगर जो एक बाजरा कोई नहीं खाता, आज ग्रामीण क्षेत्र में किसान आदिवासी जो है बाजरा कमाता है, उसकी फैक्ट्री के लिए। अभी बात करें मैडम, आप जब समय देंगी तब तो मैं बता पाऊंगा, आप हमेशा इंटरप्ट कर देती हैं मुझे। आपने मुझे समय नहीं दिया, यू आर डूइंग इनजस्टिस विद मी। मैंने ऑब्जर्व दिस थिंग। मैं बता दूं 4 पॉइंट्स ही रखने दीजिए मुझे, मैं आपको सारी क्लियर हो जाएगा। आप देखिए पैसा एक्ट, जो पैसा एक्ट की बात है वो अटल जी के समय, अटल जी की सरकार ने उसको अप्रूव किया, उस कानून को। हाँ, उस समय आया था लेकिन हो नहीं पाया था, अटल जी की गवर्नमेंट में उसको अप्रूव किया गया संसद में। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, उसी पैसा एक्ट को माननीय शिवराज जी की सरकार लाई और उसके द्वारा देखिए अब 20% जो राजस्व, जो वन विभाग में जो समितियां होती हैं, उससे जो राजस्व, जैसे लकड़ी है, जो कास्ट होती है, बांस होती है और लकड़ी होती है, उसकी जो राशि थी पूरी सरकार के पास जाती थी, उसमें से 20% जो वन समिति को जाएगी। हमारे यहाँ 15,000 से ज्यादा वन समितियां हैं, उनके लिए अब वो 20% राशि जाएगी, जो आज 55 करोड़ रुपए के करीब का जो लावा उसका राजस्व वो दिया गया है समितियों को, और ग्राम सभा उसमें निर्णय लेगी उस पैसे को कहाँ काम करना है। यह काम कभी नहीं हुआ आज तक। कांग्रेस की पहले से सरकार रही, है ना, 45 साल तक मध्य प्रदेश में सरकारें रही उनकी। अच्छा देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म अभी तो नहीं हुआ, कांग्रेस ये भी नहीं नकार सकती, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को, जो जन को आदिवासी जनजाति दिवस के रूप में, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का 15 नवंबर का काम क्यों माननीय मोदी जी को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? यह 57 साल आपको आदिवासी नेता याद, आदिवासी याद आ गए भैया? नहीं, हमेशा याद आते हैं।
कंवर जी अभी चुनाव बहुत दूर भी है, देखिए। नहीं। और जब अभी 8 महीने पहले जब शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह, शंकर शाह जी थे, और आप देखिए झारखंड में, मैडम मुझे समय दीजिए, मेरा टाइम में अतिक्रमण ना करें, आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, ये देखिए नैतिक। अरे भैया झारखंड में देखिए, झारखंड में एक खदान गिर गई है, इलीगल माइनिंग कर रहे थे वहाँ के लोग। और आप लोग क्या बात करते हो, वहाँ के लोगों ने इलीगल माइनिंग करी और वहाँ पे 40 से ज्यादा मजदूर उसमें खदान में गिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं उन दबे हुए मजदूरों के साथ है, उन लोगों के साथ है। कांग्रेस की सरकार है, सारे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार जवाब दे। में होता जहाँ आदिवासी था, झारखंड कोई इटली में नहीं है भैया, मेरे भैया झारखंड इटली में नहीं है, झारखंड इटली का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा है झारखंड। और झारखंड के अंदर आप देखिए, झारखंड के अंदर 40 मजदूर दब गए। गौरी जी, झारखंड में 40 मजदूर दब गए खदान में, और वो हमारे जनजाति भाई के मजदूर बने, जनजाति बंधु। उनके प्रति एक आंसू नहीं निकल रहा है इनको, क्या कार्रवाई करेगी कांग्रेस? अरे इलीगल माइनिंग हो रही है, माफिया के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। मेरा सवाल तो होने दीजिए सत्येंद्र जी, मेरा सवाल। मैडम मेरी बात में कूद गए आप लोग, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ही सवाल करूंगी, मैं आपसे ही सवाल करूंगी, मैं आपको प्रॉपर वक्त दूंगी। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी नेता याद नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी को जो महापुरुष जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सर्वप्रथम अपने प्राण न्यौछावर किए, राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, दुर्गावती मंडावी, धोखल सिंह मरकाम, चांत्या भील, बिरसा मुंडा, दलपत साहब, भंजदेव, पालो रानी, कमलापत सल्लाम रानी, अभी आपको चुनाव के समय क्यों याद आ रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव के समय याद आ रहे हैं, गौरव दिवस बना रहे हैं, और आदिवासियों की योजना का पैसा खर्च करो, आदिवासियों के हित का जो पैसा है, विकास के लिए जो पैसा है, वो पैसा आप लोग यहाँ पर जो उसमें खर्च कर रहे हो, बोलते हो आदिवासियों को हमने विकास किया है। आदिवासी तो आज भी नंगा बैठा हुआ है। सवाल का जवाब दीजिए। अब आपने झारखंड का जिक्र आपने जब निकाल ही दिया, तो आप मुझे बताइए कि बीजेपी फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ में फ्लॉप क्यों है? इसके साथ आप जब लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासी हितैषी पार्टी है, तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या 2023 के चुनाव में किसी आदिवासी चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करेगी? कभी जीवन में नहीं करेंगे। अरे अब आप जवाब दे दीजिए, फिर मेरे से पूछा आप नहीं, जवाब दीजिए मैडम, उनसे ले लीजिए जवाब, वही बोल रहे हैं। मैंने जवाब दिया, कभी जीवन में नहीं प्रोजेक्ट कर सकते आप। अरे कांग्रेस, अरे आप सुनिए तो मेरी बात, आप वो किसी की बात में मत जाइए, आप तो सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 2023 के चुनाव में क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के आगे किसी आदिवासी नेता को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करेगी? देखिए ये मैडम, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव, और ये हमारे यहाँ कोई विभेद नहीं होता है, और कोई भी आश्चर्यचकित नहीं कि आगे कोई हमारा आदिवासी बंधु भी भारतीय मध्य प्रदेश को रूल करे, और कोई भी हमारे ओबीसी वर्ग से, देखिए वो कांग्रेस ने बताइए कोई ओबीसी मुख्यमंत्री दिया हो? मैं तो बीजेपी की मैं बता रहा हूँ, हमारे तो तीन मुख्यमंत्री रहे, उमा भारती, बाबूलाल गौर, माननीय शिवराज जी। मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ ना सर, हाँ। कि क्या 2023 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के आगे बीजेपी का नेतृत्व किसी आदिवासी चेहरे को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करेगा? आप कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों को दरकिनार कीजिए, मेरा सवाल सिर्फ आपसे है। देखिए गौरी जी, इसमें ये जो विषय होता है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल होता है, और हमारे प्रदेश का नेतृत्व होता है, और केंद्रीय नेतृत्व होता है, चुनाव समितियां होती हैं, और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई योग ऐसा रहता है तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी, आप देखिए हर जगह हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। आज अगर आप देखें तो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी देखिए अनुसूचित वर्ग मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश के संवैधानिक मध्य प्रदेश भैया, मध्य प्रदेश अगर कोई बात होगी ये पहुंच जाएंगे राजस्थान, अभी झारखंड पहुंच गए थे, तो झारखंड नहीं पहुंच सकते क्या भैया? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सिनेरियो में हमने ये देखा था कि कास्ट समीकरण को बैठाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। हाँ और ना मानते हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश की और खासतौर से बिहार की राजनीति के अगर हम परिदृश्य में बात करते हैं, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वहां पे होती है, ये आप भी मानते हैं। और जातीय समीकरण को ही बैठाने के लिए डेप्यूटी सीएम जिनका चेहरा दिया गया,
तमाम किस तरह से समीकरण बैठाए गए, या आप ही की पार्टी का उदाहरण है। मेरा सवाल आप बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन जवाब देने से आप झिझक रहे हैं सर। आई एम नॉट द अथॉरिटी, बट मैं आपको बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ पर ये मंत्र नहीं चलता। यूपी वाला फॉर्मूला एमपी में चल सकता है? यूपी में भी कोई फार्मूला जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है कोई फार्मूला। यूपी में भी हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास शामिल करके उसको ही अंगीकार किया और वही प्रतिलक्षित हो रहा है। हमारे यहाँ पर देखिए, तो एक ही परिवार नहीं होता, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें भगनी बंधु जीजाजी, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। ये समाजवादी पार्टी में होता होगा, कांग्रेस में होता होगा, स्टालिन की पार्टी में होता होगा, या केसीआर की तेलंगाना वहां की पार्टी में होता होगा, या ममता बनर्जी की पार्टी में होता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता आते हैं, उन्हीं में से जो अपना पराक्रम विक्रमार्जस तस्वम स्वामी मृगेंद्रता ना अभिषेक न संस्कार वनराज मियते बना। तो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता आते हैं वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, पुरुषार्थ दिखाते हैं, और वो उन्हीं कार्यकर्ताओं में से वो परिवार बन जाता है। भैया कौन सा क्या बात कर रहे हैं आप? अपने आप पराक्रम देख रहा है। आप देखिए मैडम, अब आप कोई अमित जी बोलेंगे तो मैं बात करूंगा, जवाब दूंगा। अब आप ऐसे नहीं, आपको डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं गिराइए। अगर आप मेरे को भी आता है सारी चीजें बात करना। आप देखिए हमारे यहाँ गुजरात पराक्रम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पराक्रम है भैया, हमारे यहाँ पराक्रम है। आप देखिए आपका गुजरात में गुजरात 23 हो रहा है, मध्य प्रदेश में 23 है, केंद्र का 23 है। आपके यहाँ हर जगह 23 ग्रुप बन रहा है। हार्दिक पटेल गुजरात से G23 के आपके नेता बन गए। हार्दिक पटेल आपके कांग्रेस के अध्यक्ष है। हार्दिक पटेल, बताओ शर्म की बात है। कांग्रेस को चुल्लू पर फाने और डूब मरना चाहिए। कांग्रेस के अंदर एक नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आदिवासियों का ध्यान देगा। सत्येंद्र जी, अमित जी, आशीष जी से सवाल कर लीजिए। आशीष जी, क्यों आखिर बीजेपी सीधे ये बोलने से कतरा रही है? देखिए, दावे बहुत किए जाते हैं, वादे किए जा रहे हैं। जब आप एक वर्ग के हितैषी बन रहे हैं और पूरी तरह से पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों एक आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा आप प्रदेश को नहीं दे सकते? ठीक है, आप नहीं दे रहे हैं। मैं सीएम की और सत्येंद्र जी की भी मजबूरी समझ रही हूँ कि सबको काम से काम है और काम बहुत ज्यादा है। तो काम को विभाजित करते हुए क्या एक डिप्टी सीएम भी नहीं मिल सकता आदिवासी मध्य प्रदेश को? देखिए, निश्चित तौर पे ये सब प्रयोग किए जा सकते हैं, पहले हुए हैं। जमुना देवी यहाँ उप मुख्यमंत्री रही हैं लंबे समय तक कांग्रेस की रेजिम में। लेकिन इसमें इसके दो पहलू भी हैं। देखिए, एक तो नेतृत्व को बनाया नहीं जा सकता, नेतृत्व अपने आप उभरता है। तो आदिवासियों में आप पिछले लंबे साल से देखिए, जैसे जमुना देवी आदिवासी नेता थी और वो 1957-58 में भी चुनाव जीती थी लोकसभा में, नेहरू जी के साथ भी रही वो वहां से। लेकिन देखिए, चुनाव जीतना और फिर उसको बहुत प्रभावी रूप से पूरे समाज में अपने आप को स्थापित करना, ये बहुत टफ चीज होती है। और ये जरूर है कि आदिवासियों को मौके कम मिलते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि होती है, उनका सामाजिक जो स्थितियां हैं और जो सोच है उनके प्रति, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो नेता जब बनता है तो वो इस पूरी समग्रता के साथ बनता है। तो आदिवासी नेतृत्व के साथ भी ये समस्या है कि एक प्रभावशाली जो आदिवासी नेता जिस तरह से इमर्ज होना चाहिए, वो आप अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये चीज तो है। नेता बहुत है, विजय शाह भी नेता है, लगातार चुनाव जीतते हैं। भाजपा के और भी कई नेता हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो करते हैं। लेकिन उनकी पूरी एक पार्टी में एक जो पार्टी और पूरे प्रदेश में जो एक छवि होनी चाहिए, वो बनना भी बाकी है। तो आदिवासी नेताओं को भी इस तरफ अगर बड़े नेता जो उभर रहे हैं, इनकी छवि बनना बाकी है या उस हिसाब से बनने नहीं दी जा रही है? देखिए, वही मैंने दोनों बात बननी चाहिए। मैंने बताया ना कि सोच जो उनके प्रति, मैंने बोला ये बात कि जो सोच भी कई बार एक काम करती है, वो टॉप लीडरशिप में काम करती है। अगर भाजपा को ये सवाल परेशान करता है कि क्या वो आदिवासी किसी नेता को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये उतना ही परेशान कांग्रेस को भी करता है। क्या कांग्रेस बताएगी कि वो कमलनाथ की जगह किसी आदिवासी नेता को प्रोजेक्ट करेगी? बता दीजिए। ये मुश्किल है। देखिए, ये मुश्किल चीजें हैं। कांतिलाल भूरिया को बनाया था और भाई साहब आशीष जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, तो वही मैं कांतिलाल, चूंकि सरकार नहीं आई, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी को बनाया था। नहीं, और अभी भी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष
विक्रांत भूषा को बनाया है, निश्चित तौर पर आज भी उमंग सिंगार को राष्ट्रीय सचिव बनाया है, कई प्रदेशों का प्रभारी बनाया है। नहीं वो बात नहीं हो रही, भैया हमारे बात वो ऐसे तो भगत सिंह कुलस्ते वाले डरे हुए बैठे थे मंच पर। अरे अब देखिए ऐसे तो ये सब चीजें हैं। भगत सिंह कुलस्ते जी की याद जब आती है, जब प्रधानमंत्री जी आए थे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जब कार्यक्रम करा था, जब उनकी याद आती है। विजय शाह जी की याद जब आती है जब वो कोई बड़ा कार्यक्रम आदिवासियों का होता है। आप लोगों को याद आती है। देखिए ये तो यूथ देखिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी का अंदर है। गौरी जी मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और ये कहूंगा कि आज अगर अमित शाह जी एक आदिवासी कार्यक्रमों में आए थे, सिर्फ एक ही आदिवासी का एक भी स्वागत नहीं था। भोपाल और बसों से भरे हुए लोग जो सिर्फ अमित शाह जी का स्वागत कर रहे थे। सत्येंद्र जी बोल लेने दीजिए, क्योंकि विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आप मौजूद थे, मैं तो अनुशासन का पालन करता हूँ मैडम। देखिए आप भंग की शुरुआत किसने की है? देखिए मैं तो कभी करता नहीं। मैं अमित जी को भी टोक रही हूँ ना, मुझे भी बोलना था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। चौधरी जी लेकिन आप देखिए सत्ता आपकी है, स्टैंडर्ड कर लेते देखिए हैं। सत्ता आपकी है, आपको तो प्रश्न सुनने पड़ेंगे। सत्ता आपकी है, प्रश्न आपको सुनने पड़ेंगे। आज अगर यही करोड़ों रुपए अगर 15 वर्षों में आदिवासियों की अगर आपकी सरकार हितैषी होती तो लाखों करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों खर्च कर कर यहां लोगों को ढोके लाने की आवश्यकता नहीं होती। हेलीकॉप्टर था अमित शाह जी के पास, मुख्यमंत्री प्रदेश के मौजूद थे और पूरे नेता वहां मौजूद हो सकते थे, सब हेलीकॉप्टर थे, चले जाते झाबुआ में, डिंडोरी में, रतलाम में, मंडला में। अगर यहां आदिवासियों का वहां जमावट होता तो वाकई में आदिवासी को लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे घर चलकर आए हैं। आज भोपाल में जिस तरह देखिए आप सत्येंद्र जी, एक भी बसों से ढोए हुए जितने लोग थे भोपाल के आसपास के, एक भी आदिवासी मंच नहीं लगा जहां नृत्य हो रहा हो आदिवासियों का, जहां मेधावी छात्रों के आदिवासियों के पुरस्कार हुए, उनके लोग फूल बरसा रहे हो। पर्दा डला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आदिवासियों के लिए 17,000 मीट्रिक टन से ज्यादा प्रतिमाह मुख्यमंत्री राशन चलित राशन योजना चल रही है। वो क्योंकि हमारे जनजाति बंधु वहां नहीं आ सकते, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनके पास स्वयं जाकर के 17,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रतिमाह बांटा जा रहा है। देखिए हम ये जो है इस तरीके से। और आपको बताएं बीजेपी कोई आदिवासी चेहरे को बतौर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि आदिवासी का विकास हो। ये आदिवासी को खत्म करने के लिए पूरा प्लान बन चुके हैं। विकास के नाम पर आदिवासी खत्म किया। बड़े बड़े अगर डैम बनाना है तो आदिवासियों को जमीनें छीनी जाती, उनको विस्थापित किया जाता है। बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो आदिवासी को जमीनें छीनी जाती, उसको वहां से विस्थापित किया जाता है। या बड़ा कोई क्या बोलते हैं वहां पर कोई विलुप्त चिड़िया पालनी है तो उसके लिए भी आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है। कहीं पर शेर पालना है तो आदिवासी को विस्थापित किया जाए, उसकी जमीन छीनी। एक व्यक्ति की जमीन, हमारे आदिवासी के पास कोई फैक्ट्रियां, बड़े बड़े पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े उनके पास रोजगार तो उनके पास है नहीं, ना कलेक्टर है वो, लेकिन वो उसी अपनी जमीन को अपनी मां मानते हुए उसमें अपनी जीविका, अपने परिवार की जीविका चलाता है। वो जमीनें उनसे छीनी जा रही है। विकास के नाम पे जो है आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर आदिवासियों के प्रति इतनी आस्थावान होते तो निमावर में 5 नाबालिग बच्चियों के साथ तो जो है बलात्कार करने के बाद हत्या करके 15 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी मंचों से बोलते हैं कि अगर कोई भी माफिया राज या कोई भी अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, 10 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। इनकी विधानसभा के बगल में 5 आदिवासी बालिकाओं को जो है बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके और 15 फीट गड्ढे में गाड़ दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उनका दर्द देखने के लिए नहीं गए। ये आदिवासियों के प्रति आस्था रखेंगे, ये आदिवासियों को तो खत्म करना चाहते हैं। आज के पहले मैं आपको बोलता हूं कि हम यहां पर हम लोग बैठे हैं, आज कुछ न कुछ करके हम अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन जैसे आज भाजपा शासन काल में महंगाई इतनी बुरी तरह से बढ़ी हुई है, आज हमारा जो गरीब आदिवासी वो तड़प रहा है। ये लोग बोलते हैं हमने लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप एक बार हमारे साथ चल के देखेगा कि आदिवासी कैसे अपनी जीविका चला रहा है। और आप बड़े बड़े मंचों में आप लोग जब 40-50 रुपए में डीजल पेट्रोल बिका करता था, 50-55 रुपए का आपका 1 लीटर खाने का तेल बिकता था, आप मंच लगा के वहां पर सिलेंडर रख के गाना गाया करते, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाया जाता है। अब कहां गई महंगाई? आज पेट्रोल तुम्हारा 100 के पार हो गया, डीजल आपका 100 के पार हो गया, खाने का तेल 250 रुपए के पार हो गया। अब आपको दिख रहा है? सत्येंद्र जी जवाब तो देना होगा। गंभीर सवाल है, आखिर क्यों नेवावर नहीं गए मुख्यमंत्री? जब आप हितैषी बन रहे हैं और सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? और उसके बाद भी सीबीआई जांच के लिए हम लोगों ने, सीबीआई जांच के लिए हम लोग वहां लाखों आदिवासियों इकट्ठा हुआ।
सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर दी, आज तक उसका कोई पता ही नहीं है। बताइए क्यों ये, मतलब इतना कॉन्ट्रोडक्ट? केवल दो चीजों को जवाब देने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 लोग मर गए, वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? तो क्यों इंजीनियर साहब जवाब दे रहे हैं, तो एक और प्रश्न मेरा जोड़ दो। गौरी जी, इंजीनियर साहब जवाब देंगे, मैं एक प्रश्न और जोड़ दूं। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बालिकाएं, बच्चियां जो हैं, कम से कम मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 से 6 हजार लड़कियां आज से गायब होती हैं। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये एनसीईआरटी की रिपोर्ट कह रही है। चौधरी जी इस बात की भी, ठीक है चौधरी साहब, देखिए एनसीईआरटी की रिपोर्ट के आधार पर भी आपको जवाब देना होगा। दूसरी चीज ये है कि बलबीर जी ने कई गंभीर यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं, उन पर भी आपको जवाब देना होगा। साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिर क्यों ना इन तमाम दौरों को, इन तमाम वादों को, घोषणाओं को चुनावी स्टंट क्यों ना कहा जाए। जो हमें जमीन पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो बिल्कुल सिफर है जो कहा जा रहा है। जो आंकड़ों की बाजीगरी इस वक्त आप बता रहे हैं वो हमें जो रिजल्ट है वो हमें ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए नेमावर, मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं सीबीआई जांच की अनुशंसा की, तमाम तरह की चीजें हैं। जवाब दीजिए। मैं बता दूं आपको, ये बड़ा गंभीर विषय है। जैसे हमारी बहनें हैं और किसी के साथ भी ये इस तरीके की दुष्प्रवृत्ति होती है, जो हमारे समाज के अंदर ऐसे भेड़िए जो हैं, मैं उनको भेड़िए मानता हूं, और ऐसे लोग जो हैं उनके प्रति जीरो टॉलरेंस का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे, इसको अगर गंभीरता से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इफ एंड वर्ड्स हैं। अगर हमें सारे राजनेताओं को ये बहुत जरूरी है कि अच्छे तरीके से बात करें। सुनिए, अब मैं बताऊं, देखिए हमारे यहाँ के नेता हैं, वो कहते हैं कि लड़कियों की उम्र 21 साल क्यों कर रहे हो, 15 साल में ही उनका मासिक धर्म आ जाता है, तो 15 साल कर देना चाहिए। और कोई कांग्रेस, देखिए, अरे मैं बता रहा हूँ, समाज में ये जो अभी एक ममता बनर्जी जी इतनी बड़ी गंभीर नेता हैं, संवैधानिक पद पे बैठी एक राज्य चले गए। अरे आप जवाब दीजिए ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नेमावर क्यों नहीं पहुंचे, वो जवाब दीजिए। अरे आप क्यों बंगाल की इटली में नहीं है? अरे बंगाल इटली में नहीं है भैया, क्या सोनिया गांधी जी का वहां का नहीं है? बंगाल इटली मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है ना भाई, भारत का हिस्सा है मैडम। अगर उसमें बात होगी, आप राजस्थान में आरोप, राजस्थान के अंदर इतना हो रहा है। हम मध्य प्रदेश के सिनेरियो में रह के क्यों बातचीत नहीं करते? फिर मैं उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में आपसे सवाल करूंगी तो आपके नहीं, मैं स्वागत करूंगा। देखिए, मैंने आपको बताया, नहीं गौरी जी सुनिए, लिसन टू मी गौरी जी, मैंने आपको कहा ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, संवेदना वाला विषय है, इसमें तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ये हमारे राजनेताओं की भी गलती है, जो इस तरीके के राजनेता हैं, जो कहते हैं कि महिला के साथ रेप होता तो कहते हैं नहीं जी, राशन कार्ड बनाने गए थे हमारे नेता। एक बड़े नेता हैं कि अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ रेप होता है तो कहते हैं नहीं, हमारे नेता राशन कार्ड बनाने गए। इस तरीके के राजनेताओं क्या भी धर्म बनता है? मुख्यमंत्री महोदय, ये पूछा आपसे, आदिवासियों पे अत्याचार अगर कोई कर रहा है तो आपके मुख्यमंत्री बुलडोजर चला रहे हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन बच्चियों के साथ उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, जो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जो आपने देखा रीवा की घटना, रीवा में हमारी एक बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, तो आपने देखा रीवा के अंदर, ये कहते हैं एक धर्म के प्रति नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बुलडोजर सभी के ऊपर चलता है, जो अपराधी होता है, दंगाई होता है, दंगाई का कोई समाज नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हमने रीवा के अंदर जो था, जो हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति था, उसके ऊपर भी कार्रवाई की, उसके घर भी तोड़े हैं। और अभी आज जबलपुर के अंदर कल कार्रवाई हुई, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो शैव पंथ, शक्ति पंथ को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उनके ऊपर कार्रवाई। ऐसा नहीं, क्वेश्चन किया है माननीय शिवराज जी का, जो शिवराज सिंह चौहान जी नेमावर क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनका बेटा भी उस जो अपराधी था, वो बेटा उनका एक दिन पहले उनके साथ जो है बर्थडे पार्टी मना रहा था, हत्या करने के एक दिन पहले। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मुख्यमंत्री महोदय वहां क्यों नहीं पहुंचे, ये पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी और सारे सभी सरकार के और भी लोग गए हुए हैं, सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री सीबीआई जांच ऑलरेडी आपको बताया, ऑलरेडी गई हुई है, सीबीआई के पास है। अभी सीबीआई करेगा, कब करेगा? ऐसा नहीं, अनुशंसा ऑलरेडी कर दी गई है, जवाब ही नहीं दे रहा। अगर हो चुकी है मेरे भाई के साथ न्याय की बात होती तो आज ये घोषणाओं की जगह आज मंच से घोषित करते। धिक्कार है आपको के अंदर मौजूद थे। रमेश जी, आपको तो नैतिक अधिकार भी नहीं है। पहले सज्जन सिंह वर्मा का कान मरोड़िए, जो ये कहते हैं कि 15 साल में लड़कियों की मासिक धर्म शुरू हो जाता है,
तो उनकी आयु सीमा, वैवाहिक सीमा 21 साल की अब जाए। आप देखिए, आप बताइए, ऐसे राजनेता अगर ऐसे कमेंट करेंगे, अरे ऐसे राजनेता विधानसभा के अंदर देखिए रेप होता है, चाहे किसी भी समाज का दुष्कृत्य होता है। अमित जी प्लीज सुनिए, आप दोनों बेहद ही वरिष्ठ लोग हैं और मैं आप दोनों से ही निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए डिबेट को डिरेल नहीं करना है। अगर आप सत्येंद्र जी इस तरह की चीज कहेंगे कि इनके नेता ये कहते हैं, फिर अमित जी कहेंगे ये नेता क्या कहते हैं, तो मेरे पास लंबी फहरिस्त है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे तमाम सवालों का। इसलिए फिर साक्षी महाराज क्या कहते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। फिर बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, कौन क्या कहता है मैं बता दूंगी, आप दोनों के पास जवाब नहीं होंगे। मेरा सीधा सवाल है और मैं सीधे सवाल कर रही हूँ, ये चुनावी स्टंट क्यों हम जो कर रहे हैं प्रोमिनेंट तरीके से, वो जमीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? आरोप प्रत्यारोप के इतर जो योजनाएं, जो घोषणाएं चुनावी दौर में की जाती हैं, वोट पे की जाती हैं, वो सरकार बनते ही साथ क्यों नहीं कर दी जाती हैं? अमित जी मेरा सीधा सवाल आपसे है, आदिवासियों के हित में हम बात करें, आपका एक भी आदिवासी नेता ना मध्य प्रदेश में दिखता है, ना ही सेंट्रल की राजनीति में दिखता है, क्यों? देखिए सेंट्रल में तो अभी सरकार ही नहीं है गौरी जी, और दूसरी बात सेंट्रल नेतृत्व की तो बात कर रही और हूं, अगर आप देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश में बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में बलबीर सरकार नहीं जी, है। गौरी जी बलबीर जी बैठे हैं तो कांग्रेस की भी आलोचना कर रहे हैं, ये मेरे मित्र तो है नहीं, ये न कांग्रेसी है, लेकिन जहां पर जिस जगह का ये जिक्र कर रहे हैं, अगर सब वहां पर पहुंचने वाले कई कांग्रेस के नेता थे। मैं अगर आज में आदिवासी क्षेत्र में अभी 6 माह पूर्व एक झाबुआ के एक छोटे से गांव में एक बच्ची के साथ अपहरण और बलात्कार हुआ था, सबसे पहले पहुंचने वाले कांतिलाल भूरिया थे। तो और उसके बाद आज रतलाम के अंदर 6वां दौरा है कमलनाथ जी का, जो जहां पर आज आदिवासियों के बीच वहां पर कार्यक्रम करने गए। आज कई ऐसे लोग हैं, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज रतलाम के अंदर जिस तरीके से वो नौजवान के साथ, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ खड़े होने का काम किया। देखिए गौरी जी, प्रश्न उससे बनता है जो सत्ता में है, प्रश्न उनसे बनता है, सत्येंद्र चौधरी जी जवाब देंगे कि करोड़ों रुपए खर्च कर अपने नेताओं की पीठ थपथपाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज इनसे प्रश्न बनता है। नीमावर की घटना हो, झाबुआ की घटना हो, रतलाम की घटना हो, और जो बेरोजगारी के दर पर आदिवासी नौजवान भटक रहा है, आज उस पर जवाब बनता है। सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी बनता है कि तमाम बड़े आंदोलन होते हैं तब आपके आदिवासी नेता नहीं दिखते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल फिक्सिंग आप लोगों की बीजेपी के साथ हो, जिसकी वजह से तमाम ये विचारधारा में बहुत अंतर है, कोई पॉलिटिकल फिक्सिंग में विचारधारा का बहुत अंतर है, बड़ा साफ सा चेहरा है। आज अगर आदिवासी के साथ कोई कांग्रेस का अध्यक्ष किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया है, आज अगर ओबीसी में अरुण यादव को किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया है। सत्येंद्र जी घुमा फिरा बात करेंगे, सीधी बात नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री क्या आदिवासी को बनाएंगे जो बिरसा मुंडा से लेकर आज तक आपको आदिवासियों की चिंता हो रही है। सत्येंद्र जी एक बात और बोलना चाहता हूँ, केवल आप अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये बोल दें, आदिवासियों को जो आप विनाश कर रहे हो उसको बंद कर दो, क्योंकि आज बताइए एक ठेका एक जहां पर है रजिस्टर्ड ठेका होता है दारू का, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में गांव-गांव में अवैध तौर से शराब जो बेची जा रही उसको बंद करवा दीजिए। ठीक है आशीष जी, आपका रिएक्शन। देखिए ये जो पूरा डिबेट है ये किसी एक विषय पे था और बहुत सारे विषय खुल गए। देखिए ये सही है कि आदिवासियों की जो स्थिति में सुधार होना था वो नहीं हुआ, तो उनकी सामाजिक स्थिति भी दयनीय जैसी ही रही कई मायनों में, और राजनीतिक स्थिति भी वही है। दोनों पार्टियां इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने सही मायने में उत्थान किया, क्योंकि इसका कोई पैमाना भी नहीं होता। अपने अपने स्तर पे लोग उदाहरण दे सकते हैं कि कांतिलाल भूरिया तो फग्गन सिंह कुलस्ते, तो ये ऐसा नहीं है। तो मेरा मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय को भी चाहिए कि वो एक प्रभावशाली भूमिका अदा करने के लिए एक तो शिक्षित हो, जागरूक हो और अपने नेतृत्व को स्थापित करना होगा, क्योंकि आदिवासी क्योंकि वक्त का अभाव है। आपसे बलबीर जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आपने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को क्लीन चिट नहीं दी है। मैं क्यों इतना बोलना चाहता हूं, अगर आदिवासी आज जो आदिवासी युवा है बहुत ताकत के साथ शिक्षित हुआ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है उसको पढ़ रहा है और वो अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पागल हो चुकी हैं और आने वाले समय में आदिवासी नेतृत्व एक अलग नेतृत्व बन के उभर के सामने आने वाला है।
बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से ये जो एक अलग नेतृत्व का दावा यहाँ पे बलबीर जी ने किया है, बलबीर जी वो अलग नेतृत्व हमें कब तक देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए बलबीर जी। अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आशीष जी आप स्टूडियो में आए, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और अपना पक्ष रखा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावी घमासान के लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। एक और सत्ताधारी बीजेपी खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही अन्य अहम मुद्दों को उठाकर जनता से जुड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल का दौरा कर आदिवासियों को जो बड़ी सौगात दी है, उसने कहीं ना कहीं इस वर्ग को बीजेपी की ओर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी ओर खींचा तो जरूर होगा। खैर, बीजेपी के इस दावे के जवाब में कांग्रेस अब आगे क्या खास करती है, वो आदिवासियों को अपनी ओर किस तरह से आकर्षित करेगी, ये आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ मैं रश्क गौरी जनता मांगे जवाब में लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।